हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया हुआ क्वेश्चंस है सारे। और इसी तरीके का जो पैटर्न होता है, अक्सर रेलवे के एग्ज़ाम में समान विज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। पहला नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। तो आयोडीन जो है इसका सही आंसर होगा। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल का। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। पहला फ्राइडे का नियम, हुक का नियम, तीसरा न्यूटन का नियम, चौथा आइंस्टीन का सिद्धांत। तो फ्राइडे का नियम जो है इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर का जो कार्य प्रणाली होता है फ्राइडे के नियम के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। तो इसका सही जवाब होगा फ्राइडे का नियम। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन का। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रडार सिस्टम में तरंग यूज होती है वो होती है सूक्ष्म तरंग। क्या होती है? वो सूक्ष्म तरंगे का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा सूक्ष्म तरंग। अब बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन का। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की जो प्रति सेकेंड घूर्णन, क्या है, प्रति सेकेंड घूर्णन होती है, किससे मापी जाती है, उसका यूनिट क्या होता है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर और चौथा एस्ट्रोबोस्कोप। तो इसका सही जवाब प्यारे बच्चों होगा एस्ट्रोबोस्कोप ही इसका सही जवाब हो। एस्ट्रोबोस्कोप के ही मदद से उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन मापी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एस्ट्रोबोस्कोप, है ना। अब बात कर लेते प्यारे बच्चों बैरोमीटर, है ना, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है प्यारे बच्चों, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है। और बात कर लेते हैं एनीमोमीटर का। तो एनीमोमीटर से विंड स्पीड मापा जाता है। ठीक है, हवा की गति को मापा जाता है। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी विंड स्पीड को मापने के लिए। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि हवा की गति को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, तो वह एनीमोमीटर, है ना। अब बात कर लेते हैं हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापा जाता है, आर्द्रता जिसे बोलते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या होता है, ह्यूमिडिटी मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है ना। पहला मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो प्यारा बच्चा इसका आंसर होगा मच्छर। मच्छर जो है परजीवी वाहक होता है। और परजीवी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो दूसरे पे निर्भर करता हो, यानी जो दूसरे पर निर्भर रहता हो उसे परजीवी कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है, तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर जो होगा मच्छर होगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, यानी लोहे में जंग लगने की जो अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट या 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब जो होगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 28 किलोमीटर प्रति मिनट जो है इसका आंसर होगा। ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है, तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट। प्यारे बच्चों याद रखना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? प्यारे बच्चों तो इसका जवाब होगा मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क जो है पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो प्यारे बच्चों मस्तिष्क, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों मेथनोइक अम्ल, है ना। चींटी के डंक हो या मधुमक्खी का जो डंक होता है, ठीक है, मधुमक्खी के डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा मेथनोइक अम्ल, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? बोल रहा है कि मान के चलिए कोई एक लोहे का रॉड है, ठीक है, अगर इसमें जंग लग जाएगा, इसमें अगर जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? जो इसका वेट होगा, तो इसका जो वेट होगा उसके में क्या परिवर्तन होगा? सॉरी, यहाँ भारत नहीं होगा, यहाँ पे भार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भार कम हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप परिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होगा भार बढ़ जाएगा। जब लोहे के छड़ में या लोहे में जंग लग जाएगी तो उसका भार जो होगा बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? भार बढ़ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? यानी किस यंत्र के मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो इसका प्यारे बच्चों इसका जो प्यारा सा आंसर होगा वो होगा फोटोवोल्टाइक सेल, है ना। यानी फोटोवोल्टाइक सेल के मदद से ही सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल। तो फोटोवोल्टाइक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? मान के चलिए प्यारे बच्चों ये कोई अर्थ है, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा पृथ्वी के केंद्र पर? मान के चलिए सेंटर हो गया, ये क्या है हमारा? ये अर्थ है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी के केंद्र पर यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा 0। ठीक है, क्या होगा? 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? पहला हाइग्रोमीटर, दूसरा क्रायोमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा पायरोमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी टेकोमीटर। तो जो कम तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका जो प्यारा आंसर होगा, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा क्रायोमीटर। क्या होगा? क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर की हेल्प से कम तापमान को मापा जाता है, यानी लो टेम्परेचर को मापने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ना। तो याद रखना बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो होते पूछे जाते हैं ना। तो लो टेम्परेचर मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो क्रायोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन होते हैं, उसको कितना सुनने की क्षमता होती है? तो प्यारे बच्चों इसका जो जवाब होगा 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। कितना बच्चों? 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक के फ्रीक्वेंसी को इंसान क्या करता है? सुन सकता है। यानी ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसका रेंज जो है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक हो, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को मनुष्य बहुत ही आसानी से सुन सकता है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। यदि निर्वात में लोहा, कागज़ और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है
ठीक है, निर्वात में, किस में, यानी वैक्यूम में, वैक्यूम में 3 चीज़ों को गिराया जाता है एक साथ, यानी लोहा, कागज़ और पत्थर। मान के चलिए लोहा है, ये कागज़ है और ये पत्थर है, और तीनों को क्या किया जा रहा है, वैक्यूम में गिराया जा रहा है। यदि निर्वात में लोहा, कागज़ और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी के सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा। तो बताना कि ये तीनों जो है, लोहा, कागज़ और पत्थर, ये सब तीनों जो है सबसे पहले कौन अर्थ पे टच करेगा, कौन गिरेगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना, यहाँ पे वैक्यूम पे छोड़ा जा रहा है ना, जब वैक्यूम पे छोड़ा जाएगा तो तीनों जो है एक साथ ही, तीनों जो है एक साथ ही पृथ्वी पे स्पर्श करेगा। तो इसका आंसर जो होगा तीनों एक साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू हम लोगों ने देख लिया। अब फिर इसी तरीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।